नमस्कार दोस्तों, सुन लो यूपीएससी पर आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम यूनिट पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये है इग्नू का यूनिट 14, औपनिवेशिक भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और कृषि समाज, मतलब डेमोग्राफिक चेंज एंड अग्रेरियन सोसाइटी इन कॉलोनियल इंडिया। और इसे लिखा है प्रोफेसर आर गोपीनाथ ने। हम इस यूनिट को बिल्कुल शुरू से लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये यूनिट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमें समझाता है कि अंग्रेजों के समय भारत की आबादी कैसे बदली, क्यों बदली और उसका असर यहाँ के समाज, यहाँ की अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी पर और खासकर कृषि समाज पर कैसे पड़ा। आज के भारत की डेमोग्राफी को समझने के लिए ये एक तरह से फाउंडेशन है। तो तैयार हो जाइए, हम आंकड़ों की कहानी सुनेंगे, सेंसस की बारीकियों को समझेंगे और देखेंगे कि मॉर्टैलिटी और फर्टिलिटी ने कैसे भारत की तस्वीर को बदला। लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए आज का कॉन्टेक्स्ट देखना भी जरूरी है। जैसे 2001 का सेंसस याद करें। भारत की आबादी 1 अरब पार कर चुकी थी, दुनिया की लगभग 16.5% आबादी। और ये ट्रेंड ये तो बढ़ता ही जा रहा है। तो इस यूनिट का मकसद यही है कि हम आधुनिक भारत में, खासकर औपनिवेशिक काल में, इस जनसंख्या परिवर्तन के इतिहास को समझें। आबादी का साइज कैसे बदला, उसके डिटर्मिनेंट्स मतलब निर्धारक क्या थे, और इसका देश की इकोनॉमी से क्या लेना देना था। हाँ, और इस बदलाव को समझने के लिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई बेसिक इक्वेशन? हाँ, डेमोग्राफी में एक बहुत फंडामेंटल इक्वेशन है जिसे बैलेंसिंग इक्वेशन कहते हैं। ये है PT = P0 + BD + IE। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर है बहुत सिंपल। PT मतलब टर्मिनल साइज यानी बाद की आबादी, P0 मतलब इनिशियल साइज यानी शुरुआती आबादी, B मतलब बर्थ्स यानी जन्म, D मतलब डेथ्स यानी मृत्यु, I मतलब इन माइग्रेंट्स यानी जो लोग बाहर से आकर बसे, और E मतलब आउट माइग्रेंट्स यानी जो लोग यहां से बाहर चले गए। अच्छा, P0 + BD + IE मतलब आबादी बदलेगी जन्म, मृत्यु और माइग्रेशन से। एग्जैक्टली। अगर जन्म B मृत्यु D से ज्यादा है तो आबादी बढ़ेगी, इसे नेचुरल इंक्रीज कहते हैं। और अगर मृत्यु D जन्म से ज्यादा है तो आबादी घटेगी, जाहिर है एज्यूमिंग माइग्रेशन इज कांस्टेंट या नेग्लिजिबल। और भारत के केस में माइग्रेशन का कितना रोल था, I और E का? देखिए, भारत जैसे विशाल देश के स्केल पर अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन मतलब I और E का हिस्सा कुल आबादी का बहुत छोटा था, शायद 3% के आसपास। तो देश के लेवल पर पॉपुलेशन चेंज को समझने के लिए माइग्रेशन उतना महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं है जितना कि जन्म और मृत्यु हैं। इसलिए हमारा फोकस रहेगा बर्थ्स यानी फर्टिलिटी ट्रेंड्स और डेथ्स यानी मोर्टालिटी ट्रेंड्स पर। इन्हीं दो से ज्यादातर कहानी तय हुई। ठीक है, तो फोकस रहेगा फर्टिलिटी और मोर्टालिटी पर ये जानकारी, ये ट्रेंड्स हमें पता कहाँ से चलते हैं? सोर्सेस क्या हैं इसके? सेक्शन 14.2 पर आते हैं। हाँ, इस सोर्सेज की बात बहुत जरूरी है। देखिए, मुख्य रूप से जानकारी औपनिवेशिक सरकारी स्रोतों से ही आती है, मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट सोर्सेज। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश क्राउन के शासन में उन्होंने काफी मात्रा में डेटा जनरेट किया, और हमें इन पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि ये एकमात्र स्रोत हैं जो लंबे समय तक कंपैरेबल डेटा देते हैं जिससे हम तुलना कर सकते हैं। लेकिन सरकारी आंकड़े हैं तो क्या उन पे पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? यही सबसे अहम सवाल है। जैसा प्रोफेसर RG गोपीनाथ हमें याद दिलाते हैं, इतिहासकारों को स्रोतों पर, खासकर सरकारी स्रोतों पर, एक हेल्दी सस्पिशन रखना चाहिए। आंकड़े ऑब्जेक्टिविटी, कंपैरेबिलिटी और एक्यूरेसी का वादा तो करते हैं, पर वो हमेशा न्यूट्रल मतलब तटस्थ नहीं होते हैं। उनके पीछे भी एक एजेंडा हो सकता है, बनाने वालों का नजरिया हो सकता है। तो हमें इन ऑफिशियल सोर्सेस को पार्शियल स्टेटमेंट्स ऑफ रियलिटी मानना चाहिए, वास्तविकता का एक आंशिक बयान, और जहां तक हो सके उन्हें दूसरे तरीकों से सही करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, तो सोर्सेस को क्रिटिकली देखना होगा। कौन कौन से मुख्य सोर्सेस थे? 2 मुख्य प्रकार के सोर्सेस हैं। पहला डिसेनियल सेंससेस यानी हर 10 साल में होने वाली जनगणना, और दूसरा एनुअल वाइटल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स जिनमें जन्म और मृत्यु का सालाना रिकॉर्ड होता था। अच्छा, इनमें से सेंसस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सोर्स रहा है। सेंसस की बात करें तो पहली अखिल भारतीय जनगणना कब हुई थी? पहली ऑल इंडिया सेंसस अंग्रेजों ने 1871-72 में करवाई थी। 1871-72। हाँ, और उसके बाद से हर 10 साल पर ये होती रही है। ये अपने आप में एक रिमार्केबल रिकॉर्ड है
सोचिए, ब्रिटेन में भी वर्ल्ड वॉर II के दौरान 1941 की जनगणना नहीं हो पाई थी, लेकिन भारत में ये सिलसिला लगभग अटूट रहा। लेकिन क्या ये सेंसस सिर्फ ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्शन था? जैसा कि आपने कहा, सोर्सेस पर शक करना जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ बर्नार्ड काउन का काम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दिखाया कि भारतीय सेंसस सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का एक न्यूट्रल टूल नहीं था। उसका जो क्लासिफिकेटरी लॉजिक था, जिस तरह से उसने लोगों को बांटा, जाति, धर्म वगैरह में, और जिस रूप में जानकारी पेश की, उसने भारतीय समाज पर गहरा असर डाला। इसने जाति, कास्ट और सामाजिक स्थिति स्टेटस में गतिशीलता के लिए और बाद में चुनावी राजनीति, इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट्स के लिए भी नई स्थितियां पैदा की। कौन कहते हैं कि आंकड़े औपनिवेशिक राज्य के लिए बड़े काम के थे। वो भारत की जटिलताओं, भाषा, इतिहास, समाज, अर्थव्यवस्था को नंबर्स के जरिए समझने लायक बनाते थे, सिंप्लीफाई कर देते थे, कंट्रोल करने लायक बनाते थे। मतलब सेंसस खुद एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट का हिस्सा था, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं। हाँ, और इसी बात को अर्जुन नेपादुरई ने आगे बढ़ाया। उनका तर्क है कि सेंसस ने क्या किया, उसने भारत की जो अपार विविधता थी, अनगिनत जातियां, संप्रदाय, जनजातियां, जो पहले कृषि भूमि मतलब एग्रेरियन लैंडस्केप की स्पेसिफिसिटी से जुड़ी थी, उनको वहां से निकालकर एक विशाल कैटेगरियल लैंडस्केप में बदल दिया, एब्स्ट्रैक्ट श्रेणियों में। एपेडेट कहते हैं कि ये 2 चरणों में हुआ। 1870 से पहले, जब भूमि बंदोबस्त और टैक्स कलेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण था, और फिर 1870 से 1931 तक, जब जनसंख्या की गिनती, ये कैटेगराइजेशन ज्यादा प्रमुख हो गया। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि औपनिवेशिक विचार बदल रहे थे, साम्राज्यवाद की जरूरतें बदल रही थी। कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है सेंसस का। क्या 1871-72 से पहले भी सेंसस हुए थे? हाँ, छोटे स्तर पर प्रयास हुए थे। कई प्रांतों ने 19वीं सदी के पहले हिस्से में अपनी अपनी गणनाएं की थीं, पर वो कोऑर्डिनेटेड नहीं थी, एक साथ प्लान नहीं की गई थी। शायद सबसे पहली व्यवस्थित गणना हेनरी वॉल्टर की मानी जाती है, 1830 में ढाका शहर की, जिसमें लिंग, आयु, जाति, घर के आधार पर क्लासिफिकेशन था। लेकिन पहली आधुनिक जनगणना मॉडर्न लाइन्स पर शायद नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस NHW की मानी जाती है, जो 31 दिसंबर 1852 की रात को हुई थी। रेफरेंस डेट 1 जनवरी 1853। और फिर अखिल भारतीय स्तर पर कैसे पहुंचा ये काम? 1849 में भारत सरकार ने प्रांतीय सरकारों को निर्देश दिया कि वो NWP के मॉडल पर पंचवर्षीय मतलब क्विंक्विनियल सेंसस करें हर 5 साल में। मद्रास अकेली प्रेसिडेंसी थी जिसने इसे पूरी तरह लागू किया। वहां 1851-52, 56-57, 61-62 और 66-67 में सेंसस हुए। 5वीं जनगणना जो होनी थी, वो फिर 1871-72 के ऑल इंडिया सेंसस में मिल गई। इन शुरुआती गणनाओं से जो ग्रोथ रेट्स पता चलती हैं, वो काफी विश्वसनीय लगती हैं। तो 1871-72 वाली जनगणना अचानक नहीं हुई, उसकी एक पृष्ठभूमि थी। बिल्कुल, और 1871-72 वाली सेंसस भी मूल रूप से 1861 के लिए प्लान की गई थी, लेकिन 1857 का विद्रोह हुआ, फिर पैसे की दिक्कतें आईं तो उसे टालना पड़ा। और ये सेंसस एक साथ सब जगह नहीं हुआ था। कुछ जगहों पर नवंबर 1871 में, जैसे मद्रास, मैसूर, कूर्ग, बर्मा, और बाकी जगहों पर 1872 में, जैसे मध्य प्रांत, बॉम्बे, NWP, बंगाल। इसे नॉन सिंक्रोनस कहते हैं। इसके बावजूद जो कुल आंकड़े सामने आए वो काफी हद तक कंसिस्टेंट और रिलायबल लगते हैं। और 1871 के बाद, जैसा हमने कहा, हर 10 साल में सेंसस हुआ, कुछ छोटे एक्सेप्शंस के साथ, जैसे 1941 का सेंसस विश्व युद्ध के कारण संक्षिप्त था, या 1981 और 1991 में असम और कश्मीर में नहीं हो पाया था। तो 1871-72 के बाद की सेंसस सिंक्रोनस थी, मतलब एक ही समय पर सब जगह। हाँ, 1881 से लेकर बाद की सभी जनगणनाएं सिंक्रोनस थी। एक रेफरेंस डेट तय की जाती थी और कोशिश होती थी कि उसी समय पूरे देश में गणना हो। इन सेंसस डेटा में क्या कुछ खास लिमिटेशंस या दिक्कतें थीं? सेक्शन 14.2.2 इसी बारे में है। हाँ, लिमिटेशंस तो थी। एक खास सेंसस जिसका जिक्र जरूरी है वो है 1931 का सेंसस। ये कई वजहों से अहम है। पहली बात, ये आखिरी सेंसस था जिसमें जाति का विस्तृत डेटा प्रकाशित हुआ था। दूसरी बात, ये अपनी उम्र दर्ज करने की बदली हुई पद्धति के लिए बदनाम है। पहले पूछा जाता था कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ एज, लेकिन 1931 में पूछा गया एज एट नेक्स्ट बर्थडे। इससे जो एज डेटा आया वो पहले और बाद के सेंसस से कंपेरेबल नहीं रहा। उसे ठीक करने की कोशिश हुई पर पूरी तरह सफल नहीं हुई। तीसरी बात, उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन जोरों पर था जिसका असर गणना पर पड़ा। और चौथी, शारदा एक्ट 1929 का प्रभाव। बाल विवाह गैरकानूनी होने के डर से कई परिवारों ने अविवाहित लड़कियों की उम्र ज्यादा बताई। इसे एज डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ा गया।
बाप रे, 1931 का सेंसस तो काफी प्रॉब्लमैटिक लगता है। हाँ, लेकिन इसी समय एक और महत्वपूर्ण चीज हुई, इंडियन फर्टिलिटी इंक्वायरी। ये सामान्य सेंसस का हिस्सा नहीं थी, स्वैच्छिक थी, वॉलंटरी थी, पूरी तरह कंप्लीट नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत उपयोगी साबित हुई। इसने क्लास और कास्ट के आधार पर फर्टिलिटी पैटर्न्स में महत्वपूर्ण अंतरों की ओर इशारा किया। द्वारकानाथ घोष का पेपर इस पर रोशनी डालता है। और 1941 के सेंसस के बारे में आपने कहा वो संक्षिप्त था। हाँ, 1941 का सेंसस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण फाइनेंशियल एक्सीजेंसीज मतलब पैसे की कमी के चलते बहुत छोटा कर दिया गया। प्रकाशित रिपोर्ट और टेबल्स बहुत मुख्तसर, एब्रीविएटेड थी। एक और बड़ा बदलाव हुआ था, पहले घर घर जाकर पूरी अनुसूची हाउस होल्ड एन्यूमरेशन स्केड्यूल भरी जाती थी। 1941 में व्यक्तिगत पर्चियों का इस्तेमाल शुरू हुआ। अच्छी बात यह हुई कि ये पर्चियां संभाल कर रखी गईं, जिससे बाद में 2% सैंपल पर आधारित एक स्टडी संभव हुई, जिसे वाई सैंपल कहते हैं, सेंसस कमिश्नर यीट्स के नाम पर। इस वाई सैंपल से वैवाहिक स्थिति, नप्शल स्टेटस और व्यवसाय उद्योग ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री पर उम्र के हिसाब से काफ़ी डिटेल जानकारी मिली। और हाँ, सभी व्यक्तियों के लिए जाति का डेटा आखिरी बार 1941 में ही दर्ज किया गया था। आजादी के बाद क्या बदलाव आए सेंसस में? आज़ादी के बाद सबसे बड़ा बदलाव तो यही था कि शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर बाकी जातियों का रिकॉर्ड रखना बंद कर दिया गया। बैकवर्ड क्लासेस की एक प्रोविजनल लिस्ट बनी। 1951 से पोस्ट एन्यूमरेशन चेक्स नियमित रूप से होने लगे, मतलब गणना के बाद जांच करना कि कितनी एक्यूरेसी है। इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन में भी बदलाव आए और सेंसस एक्ट 1948 के तहत सेंसस गृह मंत्रालय के अधीन एक स्थायी संगठन बन गया, जिसका प्रमुख रजिस्ट्रार जनरल और पदेन सेंसस कमिश्नर होता है। इन सेंसस डेटा की कुछ आम समस्याएं क्या थीं, जिनका इतिहासकारों को ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, एक समस्या तो थी अंडर एन्यूमरेशन, मतलब कुछ लोग गिनती से छूट जाते थे। लेकिन उससे बड़ी समस्या थी एज सेक्स सिलेक्टिव अंडर काउंटिंग, मतलब कुछ खास ग्रुप्स के लोग ज्यादा छूटते थे, जैसे अविवाहित शादी योग्य लड़कियां। सामाजिक कारणों से उन्हें छुपाया जाता था या उनकी गिनती नहीं होती थी। दूसरी बड़ी समस्या थी एज रिपोर्टिंग की खराब क्वालिटी। लोगों को अपनी सही उम्र पता नहीं होती थी या वो बताना नहीं चाहते थे। इससे डिजिट प्रेफरेंस और एज हीपिंग जैसी समस्याएं आती हैं, मतलब लोग 0 या 5 पर खत्म होने वाली उम्र जैसे 20, 25, 30 ज्यादा बताते थे। आप एज डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ देखेंगे तो कुछ उम्रों पर एकदम से स्पाइक दिखेगा। इसे एज हीपिंग कहते हैं। इन्हें ठीक करने के लिए डेमोग्राफर्स स्मूथिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, आंकड़ों को चिकना बनाते हैं, लेकिन इससे इनडायरेक्ट एस्टिमेट्स की मजबूती थोड़ी कम हो जाती है। ये तो सेंसस की बात हुई। दूसरा सोर्स आपने बताया था वाइटल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स, उनका क्या हाल था? हाँ, दूसरा डेटाबेस था एनुअल सीरीज ऑन बर्थ्स एंड डेथ्स, जिसे पहले रिपोर्ट ऑफ द सैनिटरी कमिश्नर कहते थे, फिर रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। आजादी के बाद ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुए 1958 से। दिक्कत यह है कि ये डेटा भी बहुत इनकम्प्लीट है, मतलब सारे जन्म और मृत्यु रजिस्टर नहीं होते थे, अंडर रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था। लेकिन अगर हम इन आंकड़ों को एडजस्ट करें, सुधारें, तो ये वार्षिक रुझानों मतलब एनुअल ट्रेंड्स को समझने में बहुत मदद करते हैं, भले ही वो एकदम सटीक एस्टिमेट्स ना दे। ठीक है, तो सोर्सेस की सीमाएं समझते हुए अब हम आते हैं मुख्य सवाल पर, पॉपुलेशन ग्रोथ पर, सेक्शन 14.3। बिल्कुल। अब देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का दशकीय रुझान मतलब डिसेनियल ट्रेंड क्या था। अगर आप फिगर 1 जो यूनिट में दिया गया है देखें, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में यानी कुल संख्या में जनसंख्या लगातार बढ़ी। 1871 में करीब 200 मिलियन से बढ़कर 1941 में 389 मिलियन हो गई। 203 मिलियन से 389 मिलियन, मतलब लगभग दोगुनी हो गई 70 सालों में। हाँ, एब्सोल्यूट नंबर्स में तो वृद्धि दिखती रही, लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ यानी वृद्धि की दर एक अलग कहानी कहती है। सबसे ज्यादा आरओजी 1871-1881 के दशक में दर्ज की गई। ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि इसी दशक में मैसूर 1877, मद्रास 1878, बॉम्बे 1876-77 में भयंकर अकाल पड़े थे, जिनमें लाखों लोग मारे गए थे। तो फिर वृद्धि दर इतनी ज्यादा क्यों थी? इसका कारण है 1871-72 के सेंसस की तुलना में 1881 के सेंसस का बेहतर कवरेज। 1881 में ज्यादा इलाकों और लोगों को गिना गया, जैसे मध्य भारत, राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्से। लगभग 3 मिलियन लोग 1871 में नहीं गिने गए थे। अनुमान है कि कुल मिलाकर करीब 12 मिलियन लोग 1871 की गिनती से छूट गए थे।
तो 1881 में जब उन्हें गिना गया तो वृद्धि दर आर्टिफिशियली बढ़ गई, स्पूरियसली इन्फ्लेटेड जिसे कहते हैं। अच्छा, ये तो टेक्निकल पॉइंट है। तो 1881 के बाद क्या हुआ? 1881 से 1921 तक जनसंख्या का एब्सोल्यूट साइज धीरे धीरे बढ़ता रहा, लेकिन जो वार्षिक वृद्धि दर एनुअल आरओजी थी उसमें 1921 तक गिरावट का एक स्पष्ट रुझान दिखता है। मतलब ग्रोथ धीमी हो रही थी। और फिर आता है 1921 का साल। 1921 के बाद ग्रोथ रेट में तेजी से ऊपर की ओर रुझान दिखता है, एकदम स्पष्ट बदलाव। इसीलिए 1921 को द ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है। ये एक टर्निंग पॉइंट है। द ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड 1921, इसे याद रखना होगा। तो मुख्य सवाल यही है कि 1921 के बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि इतनी तेज क्यों हुई? हाँ, और इसके दो तरह के डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं। एक डेमोग्राफिक यानी सीधे जन्म मृत्यु से जुड़े, और दूसरे नॉन डेमोग्राफिक जैसे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय कारक। अगर हम बैलेंसिंग इक्वेशन पर वापस जाएं, PT = P0 + BD + IE, और जैसा हमने कहा कि माइग्रेशन I और E का रोल कम था, तो सारा खेल B और D का है। बिल्कुल, बर्थ्स और डेथ्स। सीधी सी बात है, अगर जन्म B लगातार मृत्यु D से ज्यादा हो तो जनसंख्या बढ़ेगी, नेचुरल इंक्रीज। और अगर मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो या बार बार अकाल या महामारी जैसी चीजों से एक्सेस मोर्टेलिटी हो तो जनसंख्या या तो घटेगी या स्थिर रहेगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी। लेकिन क्या ये फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग काम करते हैं? नहीं, यहां पर मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये दोनों डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी, एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं, और ये दोनों ही कई नॉन डेमोग्राफिक फैक्टर्स से भी जुड़े होते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले हम मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी के ट्रेंड्स को अलग अलग देखते हैं, और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके स्तर क्यों और कैसे बदले। ठीक है, तो पहले मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी ट्रेंड्स, सेक्शन 14.3.1। हाँ, अब आइडियली तो हमें ये डेटा वाइटल रजिस्ट्रेशन से लेना चाहिए, जो सालाना जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखती है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, वो डेटा बहुत इनकम्प्लीट है, अंडर रजिस्ट्रेशन की समस्या है। इसलिए हमें ज़्यादातर इनडायरेक्ट सेंसस बेस्ड एस्टिमेट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। डेमोग्राफर्स सेंसस डेटा का इस्तेमाल करके जन्म और मृत्यु दर का अनुमान लगाते हैं। तो ये अनुमान क्या बताते हैं? फिगर 2 में शायद यही दिखाया गया है। हाँ, फिगर 2 में यही कहानी है। चाहे आप अधूरे रजिस्ट्रेशन डेटा को देखें या इनडायरेक्ट एस्टिमेट्स को, या फिर दो सेंसस के बीच की ग्रोथ रेट्स, इंटरसेंसल ग्रोथ रेट्स को देखें, सब एक ही तरफ इशारा करते हैं। 1921 तक मृत्यु दर बहुत ऊंची थी, हाई मोर्टेलिटी, और 1921 के बाद उसमें एक स्पष्ट और लगातार गिरावट, मार्क्ड फेक्युलर डिक्लाइन आई। दूसरी तरफ फर्टिलिटी यानी जन्म दर लगभग पूरे औपनिवेशिक काल में ऊंची बनी रही, उसमें कोई खास गिरावट नहीं आई। तो नतीजा क्या हुआ? 1921 के बाद के दशकों में फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी के बीच का अंतर तेजी से बढ़ गया। फर्टिलिटी हाई, मोर्टेलिटी डिक्लाइनिंग। और यही अंतर 1921 के बाद भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का सबसे स्पष्ट कारण है। इसी फिगर 2 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, यानी शिशु मृत्यु दर का ट्रेंड भी दिखाया गया है। शिशुओं की मौत कुल मौतों का एक बड़ा हिस्सा होती थी, और IMR का ट्रेंड भी क्रूड डेथ रेट यानी अशोधित मृत्यु दर के जैसा ही था। 1921 तक ऊंचा, फिर गिरावट। तो सबसे बड़ा सवाल, 1921 के बाद मोर्टेलिटी क्यों गिरी? What explains the mortality decline? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसकी कई एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। जो सबसे पॉपुलर एक्सप्लेनेशन है, जिसे किंग्सली डेविस, SN अग्रवाला और लीला एंड प्रवीण विसारिया जैसे विद्वानों ने आगे बढ़ाया, वो ये है कि पहला, अकालों की घटनाओं में कमी आई। क्यों? क्योंकि सड़कें बनी, रेलवे का विकास हुआ, सिंचाई बेहतर हुई, जिससे अनाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान हुआ और अकाल का असर कम हुआ। दूसरा, महामारियों पर बेहतर नियंत्रण पाया गया। आधुनिक चिकित्सा, मॉडर्न मेडिसिन की प्रगति और बेहतर पब्लिक सैनिटेशन और हेल्थ केयर के कारण। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। विकास हुआ, स्वास्थ्य सुधरा, मौतें कम हुई। हाँ, सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन इस पर सवाल उठाए गए हैं। ये पूरी कहानी नहीं है। जैसे सिंचाई वाला तर्क लें। हाँ, सिंचाई बढ़ी, पर कितनी? 20वीं सदी के पहले 43 सालों में जब बड़े अकाल नहीं पड़े, सिंचित क्षेत्र कुल खेती योग्य क्षेत्र का सिर्फ 20% 1901 में से बढ़कर 23% 1930 में हुआ। क्या ये इतनी बड़ी कमी लाने के लिए काफी था? शायद नहीं। दूसरा, कम्युनिकेशंस में सुधार, रेलवे वगैरह, ये भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करता।
माना कि बेहतर कम्युनिकेशन से फूड सप्लाई स्टेबलाइज होती है, जिससे अकाल का खतरा कम होता है। हम अनाज की कीमतों में रीजनल वेरिएशन देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आंकड़े दिखाते हैं कि गेहूं और चावल की कीमतों में वेरिएशन का कोएफिशिएंट 1865 से 1900 के बीच 40% से गिरकर 20% हो गया था। लेकिन इस दौरान भी तो भयंकर अकाल पड़े। तो फिर बाद में इस इंडेक्स में सिर्फ 5% की और गिरावट 20% से 15% अकालों को पूरी तरह कैसे रोक सकती थी? सुमित गुहा 2001 इस पर सवाल उठाते। लीला एंड प्रवीण विसारिया ने 1921 तक धीमी वृद्धि का कारण हाई मोर्टालिटी बताया, जो मुख्य रूप से महामारियों की लहरों से संबंधित थी। ये बात सही है कि महामारियां, प्लेग, कॉलरा, इन्फ्लुएंजा बड़ी किलर थी, लेकिन ये साफ नहीं है कि 1920 के दशक में अचानक उनकी मारने की ताकत, लीथल पावर कम क्यों हो गई? क्या दवाएं इतनी इफेक्टिव हो गई थी? शायद नहीं। तो अगर ये पॉपुलर एक्सप्लेनेशन पूरी तरह सही नहीं है, तो ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस क्या हैं? कुछ और दिलचस्प थ्योरीज हैं। एक आयरा क्लाइन ने दी। उनका मानना था कि होस्ट पैरासाइट रिलेशंस बदल गए। मतलब समय के साथ भारतीय आबादी में बीमारियों के प्रति ज्यादा इम्यूनिटी विकसित हो गई। लोग बीमारियों से लड़ने में बेहतर हो गए। लेकिन सुमित गुहा ने एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स के आधार पर इसे चुनौती दी। उनका तर्क था कि अगर इम्यूनिटी बड़ी होती तो अलग अलग एज ग्रुप्स में मोर्टालिटी में सुधार अलग अलग तरीके से दिखता, पर ऐसा पैटर्न नहीं मिला। अच्छा, तो फिर सुमित गुहा का अपना क्या एक्सप्लेनेशन है? गुहा 2001 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि 20वीं सदी के दूसरे दशक के बाद खाद्यान्न उत्पादन में जो उतार चढ़ाव थे वो कम हो गए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1925 से 1950 की अवधि में 1900 से 1925 की तुलना में वर्षा ज्यादा स्थिर थी, स्टेबल थी, कम वेरिएशन था। स्थिर बारिश, स्थिर खेती, बेहतर पोषण, बीमारियों से लड़ने की ज्यादा क्षमता, कम मृत्यु दर। ये गुहा का तर्क है। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि आजादी के बाद मानसून की अस्थिरता फिर बढ़ी, पर मृत्यु दर नहीं बढ़ी। शायद तब तक राज्य का इंटरवेंशन जैसे पीडीएस ज्यादा प्रभावी हो गया था। तो गुहा के अनुसार औपनिवेशिक मृत्यु दर में गिरावट को एक तरह से वर्षा का आशीर्वाद तभी माना जा सकता है जब हम ये मान लें कि औपनिवेशिक राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम, मिनिमल था। ये तो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। बारिश का रोल और कोई थ्योरी? हाँ, शीला जुल्ब्रिक का काम भी महत्वपूर्ण है। वो न्यूट्रिशन और डिजीज एक्सपोजर के बीच के गहरे अंतर संबंध पर जोर देती हैं। उनका मानना है कि पोषण की स्थिति सुधरने से बीमारियों का असर कम हुआ। तो कंक्लूजन क्या निकलता है मोर्टालिटी डिक्लाइन का? कंक्लूजन यही है कि 1921 के बाद, या शायद 1918 की भयंकर इन्फ्लुएंजा महामारी के बाद, जिसमें करोड़ों जानें ली, मृत्यु दर में गिरावट तो शुरू हुई, लेकिन उसके कारण बहुत कॉम्प्लेक्स थे। वो सिर्फ विकास, रेलवे या पश्चिमी दवाओं का नतीजा नहीं था। इसमें इम्यूनिटी, पोषण और शायद पर्यावरणीय कारक जैसे बारिश की स्थिरता का भी रोल रहा होगा। ये मल्टी कॉजल था। ठीक है, ये मोर्टालिटी की कहानी हुई। अब आते हैं फर्टिलिटी ट्रेंड्स पर। आपने कहा कि फर्टिलिटी ऊंची बनी रही, क्यों? हाँ, अब फर्टिलिटी की बात करते हैं। पहले तो ये समझ लें कि फर्टिलिटी का मतलब क्या है। मोटे तौर पर जीवित जन्मों की संख्या पॉपुलेशन के अनुपात में। इसे कई तरीकों से मापा जाता है: क्रूड बर्थ रेट, क्रॉस फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट। TFR सबसे अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। एक महिला अपने पूरे रिप्रोडक्टिव जीवन में औसतन कितने बच्चे पैदा करेगी। आम सहमति, जनरल कंसेंसस यही है कि औपनिवेशिक भारत में फर्टिलिटी काफी हाई थी। हालांकि ये मानव आबादी की बायोलॉजिकल मैक्सिमम करीब 15 बच्चे प्रति महिला से काफी नीचे थी। फर्टिलिटी को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं? डेमोग्राफर्स इसके लिए मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक मशहूर मॉडल बोंगार्ड्स का है, फिगर 3। ये फर्टिलिटी के डिटर्मिनेंट्स को 2 कैटेगरीज में बांटता है: प्रॉक्सिमेट और नॉन प्रॉक्सिमेट। प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स वो हैं जो सीधे तौर पर फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। नॉन प्रॉक्सिमेट वो हैं जो प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स के जरिए इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अच्छा, तो प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं? बोंगार्ड्स मॉडल में मुख्य प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स हैं। 1. नेचुरल फर्टिलिटी, यानी बिना जानबूझकर कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन, अबॉर्शन किए फर्टिलिटी कितनी होगी। 2. न्यूप्टियलिटी, यानी मैरिज पैटर्न्स, शादी की उम्र, कितनी महिलाएं शादी करती हैं, विधवा होने की दर आदि। 3. कंट्रासेप्शन, गर्भ निरोधक का इस्तेमाल। 4. इंड्यूस्ड अबॉर्शन, गर्भपात। औपनिवेशिक भारत के लिए डेटा की कमी के कारण हम ज्यादातर पहले 2
नेचुरल फर्टिलिटी और न्यूप्टियलिटी पर ही फोकस कर पाते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन और अबॉर्शन का चलन ना के बराबर था। और नॉन प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स? नॉन प्रॉक्सिमेट में बहुत सारे सामाजिक आर्थिक कारक आ जाते हैं जो इनडायरेक्टली असर डालते हैं, जैसे मोर्टालिटी लेवल्स, इनकम, फूड प्राइसेस, लैंड इनइक्वालिटी, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, वुमेन स्टेटस, एजुकेशन एटसेट्रा। तो पहले प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स को देखते हैं। नेचुरल फर्टिलिटी क्या है? नेचुरल फर्टिलिटी की अवधारणा लुइस हेनरी ने 1953 और 1961 में दी थी। ये उस फर्टिलिटी को कहते हैं जहां लोग जानबूझकर बच्चों की संख्या सीमित करने की कोशिश नहीं करते, कॉन्ट्रासेप्शन या अबॉर्शन से, या पैरिटी डिपेंडेंट कंट्रोल नहीं करते। मतलब ये नहीं सोचते कि इतने बच्चे हो गए अब बस। ये फेकंडिटी यानी बच्चे पैदा करने की बायोलॉजिकल क्षमता से अलग है। नेचुरल फर्टिलिटी को कुछ कारक कम कर सकते हैं, जैसे 1. एक्सपोजर टू रिस्क यानी इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग। 2. लैक्टेशनल इनफेकंडिबिलिटी यानी स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग कराने के दौरान टेम्पररी इनफर्टिलिटी। स्तनपान जितना लंबा चलेगा, दो बच्चों के बीच अंतर उतना बढ़ेगा और कुल फर्टिलिटी कम होगी। भारत के लिए अनुमान है कि प्री ट्रांजिशन पीरियड में नेचुरल फर्टिलिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, शायद 1930s के दशक में 6 जन प्रति महिला। बाद में स्वास्थ्य सुधरने से यह शायद बढ़ी भी 70-80 के दशक में 7-9 तक। श्रेया आयर इसमें विडोहुड को भी शामिल करती हैं, हालांकि हेनरी इसे न्यूप्टियलिटी में रखते। दिक्कत यह है कि ऐतिहासिक डेटा में स्तनपान की अवधि, संभोग आवृत्ति जैसी चीजों पर जानकारी मिलना मुश्किल है। ठीक है। दूसरा प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट था न्यूप्टियलिटी यानी विवाह पैटर्न। इसके बारे में क्या पता है? इसके बारे में हमें दशकीय जनगणनाओं से काफी जानकारी मिलती है, क्योंकि वो उम्र के हिसाब से वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिटल स्टेटस का डेटा इकट्ठा करती थी। फिगर 4 इसी को दिखाता है। कुछ मुख्य बातें। 1. महिलाओं की शादी की औसत उम्र, मीन एज एट मैरिज, थोड़ी बड़ी पर बहुत ज्यादा नहीं। 1891 से 1951 के बीच ये करीब 13 साल से बढ़कर 15 साल हुई। इतनी कम बढ़ोतरी का कुल फर्टिलिटी पर शायद ज्यादा असर नहीं पड़ा। 2. पुरुषों की शादी की उम्र में मामूली गिरावट आई, सिवाय 1931 में जब शारदा एक्ट से बचने के लिए शादियां जल्दी हुईं तो उम्र बढ़ी हुई दिखी। 3. सबसे महत्वपूर्ण बात, यूनिवर्सल मैरिज। लगभग सभी महिलाओं की शादी हो जाती थी और शादी कम उम्र में होती थी, अर्ली मैरिज। 4. कॉन्ट्रासेप्शन का लगभग अभाव। इन सब कारणों से यूनिवर्सल मैरिज, अर्ली मैरिज, लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, फर्टिलिटी हाई बनी रही। हाँ, विडोहुड यानी कि विधवापन ने फर्टिलिटी को बायोलॉजिकल मैक्सिमम से नीचे रखने में जरूर योगदान दिया, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह आम नहीं था, खासकर ऊंची जातियों में। तो मैल्थस की थ्योरी के हिसाब से देखें तो प्रिवेंटिव चेक्स जैसे देर से शादी ना करना भारत में ज्यादा लागू नहीं हुए। माल्थस ने 2 तरह के चेक्स बताए थे। प्रिवेंटिव चेक्स जो लोग खुद अपनाते हैं फर्टिलिटी कम करने के लिए, और पॉजिटिव चेक्स जो नेचर लगाती है, जैसे अकाल, बीमारी, युद्ध, जिनसे मोर्टालिटी बढ़ती है। भारत के संदर्भ में औपनिवेशिक काल में प्रिवेंटिव चेक्स ज्यादा प्रभावी नहीं थे। पॉजिटिव चेक्स, हाई मोर्टालिटी, ज्यादा महत्वपूर्ण थे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए, कम से कम 1921 तक। आपने पहले कहा था कि फर्टिलिटी और मोर्टालिटी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो कैसे? हाँ, ये एक बहुत जरूरी डायनामिक है। इसे फर्टिलिटी मोर्टालिटी इंटरैक्शन कहते हैं। इसके 2 मुख्य मैकेनिज्म माने जाते हैं, रिप्लेसमेंट इफेक्ट और होर्डिंग इफेक्ट। रिप्लेसमेंट इफेक्ट, जब किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो माता पिता उसकी जगह भरने के लिए जल्दी दूसरा बच्चा पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। होर्डिंग इफेक्ट, जहां शिशु और बाल मृत्यु दर बहुत ज्यादा और अनप्रेडिक्टेबल होती है, वहां माता पिता इंश्योरेंस के तौर पर जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बच्चे शायद जीवित ना रहें, इसलिए ज्यादा बच्चे होना चाहिए ताकि कम से कम कुछ तो बच जाएं जो बुढ़ापे में सहारा बने। तो हाई एंड वॉलेटाइल मोर्टालिटी फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती थी। अक्सर संकट काल, अकाल, महामारी के बाद फर्टिलिटी में उछाल देखा जाता था। और फिर आता है लैग इफेक्ट। जब मोर्टालिटी गिरने लगी 1921 के बाद, तो फर्टिलिटी को गिरने में समय लगा, वो ऊंची बनी रही। इसी लैग के कारण मोर्टालिटी और फर्टिलिटी के बीच का गैप बढ़ गया और जनसंख्या विस्फोट हुआ। स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ा? सेक्शन 14.3.2 एज स्ट्रक्चर यानी जनसंख्या में अलग अलग उम्र के लोगों का अनुपात मुख्य रूप से फर्टिलिटी से तय होता है।
मोर्टेलिटी का भी असर होता है, पर फर्टिलिटी ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर है। हाई फर्टिलिटी वाली पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका एज पिरामिड कैसा दिखेगा? बहुत चौड़ा आधार, ब्रॉड बेस, यानी बच्चों और युवाओं का अनुपात बहुत ज्यादा, और बहुत संकीर्ण शीश, नैरो टॉप, यानी बूढ़े लोगों का अनुपात बहुत कम। फिगर्स 5A और 5B जो स्केमेटिक हैं, इसी तरह का पिरामिड दिखाते हैं। भारत की एज स्ट्रक्चर औपनिवेशिक काल में उल्लेखनीय रूप से स्थिर रही, जिसमें युवाओं का अनुपात लगातार बड़ा बना रहा। इस युवा एज स्ट्रक्चर के इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इसके कई इम्प्लीकेशंस हैं। पहला, ये हाई फर्टिलिटी का सीधा प्रमाण है। दूसरा, हाई डिपेंडेंसी रेशियो, यानी काम करने वाली उम्र मान लीजिए 15 से 59 की आबादी पर निर्भर लोग, बच्चे 0 से 14 और बूढ़े 60+ का बोझ ज्यादा होता है। टेबल 1 के नोट में समझाया गया है। हाई डिपेंडेंसी रेशियो आर्थिक विकास के लिए एक चुनौती हो सकती है। तीसरा, पॉपुलेशन मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि अगर फर्टिलिटी गिरना शुरू भी हो जाए, मान लीजिए TFR कम होने लगे, तब भी पॉपुलेशन कुछ समय तक बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि पिछली हाई फर्टिलिटी के कारण युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। ये युवा जब रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे तो भले ही वो कम बच्चे पैदा करें, उनकी कुल संख्या इतनी ज्यादा होगी कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ बर्थ्स फिर भी ज्यादा रहेंगे। पॉपुलेशन में एक इनर्शिया होता है। पॉपुलेशन मोमेंटम, ये कॉन्सेप्ट आज भी रेलेवेंट है भारत के लिए। अच्छा, एज स्ट्रक्चर के बाद बात करते हैं सेक्स कॉम्पोजिशन की, यानी पुरुषों और महिलाओं का अनुपात। सेक्शन 14.3.3। हाँ, सेक्स कॉम्पोजिशन, जिसे आमतौर पर सेक्स रेशियो से मापा जाता है। सेक्स रेशियो एट बर्थ, जन्म के समय लिंगानुपात, आमतौर पर दुनिया भर में 1040 से 1070 पुरुष प्रति 1000 महिला होता है। मतलब 100 लड़कियों पर 104 से 107 लड़के पैदा होते हैं। ये बायोलॉजिकल नॉर्म है। दूसरी तरफ ज्यादातर समाजों में बड़ी उम्र के ग्रुप्स में पुरुषों की मृत्यु दर महिलाओं से ज्यादा होती है। मेल मोर्टेलिटी इज जनरली हायर देन फीमेल मोर्टेलिटी एट ओल्डर एजेस। तो इन दो फैक्टर्स के कारण कुल आबादी में महिलाओं का अनुपात पुरुषों से थोड़ा ज्यादा या बराबर होना चाहिए। लेकिन भारत में तो स्थिति उल्टी रही है, मैस्कुलिन सेक्स रेशियो रहा है। टेबल 1 को देखें, उसमें सेक्स रेशियो दिया है मेल्स पर 1000 फीमेल्स। ये अनुपात 1871-81 में लगभग 1040 था, जो बढ़कर 1931-41 में 1069 हो गया। मतलब प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या बढ़ती गई, महिलाओं का अनुपात कम होता गया। इसका कारण क्या था? मुख्य कारण था महिलाओं के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का कम होना। लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फॉर फीमेल्स, E0। टेबल 1 में E0 मेल, E0 फीमेल का रेशो देखें। 1921 के बाद ये 1.0 को पार कर गया। मतलब पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी महिलाओं से ज्यादा हो गई। ये बहुत अनयूजुअल है। इसे मिसिंग वुमेन की समस्या से भी जोड़ा जाता है। ये तो चिंताजनक ट्रेंड है, लेकिन क्या ये पूरे भारत में एक जैसा था? नहीं, यहीं पर कैविएट आता है। ये जो ऑल इंडिया ट्रेंड है, ये क्षेत्रीय भिन्नताओं को छुपा लेता है। देश के अलग अलग हिस्सों में सेक्स रेशियो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के पैटर्न्स अलग अलग थे। तो अब रीजनल वेरिएशंस पर आते हैं। सेक्शन 14.4। हाँ, डिसएग्रीगेशन बहुत जरूरी है। ब्रिटिश भारत कोई एक मोनोलिथिक एंटिटी नहीं था, वो बहुत विविध था। अलग अलग क्षेत्रों की अपनी खासियतें थीं। जो इंडिया बनाया गया था वो राजनीतिक और प्रशासनिक विचारों पर आधारित था। इसलिए अखिल भारतीय औसत से आगे जाकर क्षेत्रीय पैटर्न देखना जरूरी है। टेबल 2 में देश को 5 जोन्स में बांटा गया है, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ। ये क्या दिखाता है? टेबल 2 हमें 1871 से 1941 तक इन जोन्स में जनसंख्या वृद्धि, मृत्यु दर, प्रजनन दर और लिंग संरचना के अनुमानित आंकड़े देता है। अगर हम ग्रोथ रेट्स को देखें तो 1871-1921 की अवधि में सेंट्रल और साउदर्न जोन्स में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी। लेकिन अगली अवधि यानी 1921-1941 में एक दिलचस्प उलटफेर, रिवर्सल हुआ। साउदर्न जोन जो पहले तेजी से बढ़ रहा था, अब सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दिखा रहा था। ये उलटफेर क्यों हुआ? क्या मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी के पैटर्न अलग थे? उन्हें सिर्फ इंडिकेटिव मानना चाहिए, एकदम सटीक नहीं, क्योंकि ये अनुमान है। आंकड़े ये इशारा करते हैं कि 1921 से पहले मोर्टेलिटी जनसंख्या वृद्धि पर एक बड़ा चेक थी, खासकर नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट जोन्स में। सदर्न जोन 1921 से पहले बेहतर स्थिति में था, अपेक्षाकृत ज्यादा वृद्धि, कम मृत्यु दर। आंकड़ों से हाई मोर्टेलिटी और हाई फर्टिलिटी के बीच एक संबंध भी नजर आता है।
जिन जोन्स में मोर्टेलिटी ज्यादा थी वहां फर्टिलिटी भी ज्यादा थी। और सेक्स कॉम्पोजिशन में क्या रीजनल वेरिएशन था? सेक्स कॉम्पोजिशन मेल्स पर 1000 फीमेल्स देखें तो सदर्न जोन और शुरुआती ईस्टर्न जोन 1881-1891 को छोड़कर बाकी देश में पुरुषों की अधिकता एक्सेस ऑफ मेन दर्ज की गई। सदर्न जोन में सेक्स रेशियो ज्यादा बैलेंस था, या कहें कि महिलाओं के पक्ष में था। टेबल 2 में एसआर कम होने का मतलब है महिलाएं ज्यादा। सेल्फ करेक्शन बेस्ड ऑन आउटलाइन नोट। यस, टेबल 2 एसआर इज मेल्स पर 1000 फीमेल्स, सो लोअर एसआर मींस मोर फीमेल्स रिलेटिव। तो सदर्न जोन कई मामलों में बाकी भारत से अलग दिख रहा है। पहले ज्यादा ग्रोथ, फिर कम ग्रोथ, बेहतर सेक्स रेशियो, कम मोर्टेलिटी। हाँ, और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक जुड़ता है फर्टिलिटी ट्रांजिशन से। ऐसा लगता है कि जिन क्षेत्रों का रिलेटिवली कम फर्टिलिटी और कम मोर्टेलिटी का लंबा इतिहास रहा, जैसे कि साउथ, वो फर्टिलिटी ट्रांजिशन यानी फर्टिलिटी में गिरावट को उन क्षेत्रों की तुलना में जल्दी अचीव करते हैं जिन्होंने हाई मोर्टेलिटी और हाई फर्टिलिटी की लंबी अवधि का अनुभव किया। दिस इज अ फैसिनेटिंग हाइपोथेसिस। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब है कि सिर्फ वर्तमान नीतियां ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक पैटर्न भी फर्टिलिटी ट्रांजिशन को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, और यहीं से हम सेक्शन 14.5 पर आते हैं, डेमोग्राफी सोसाइटी इंटर रिलेशंस। आंकड़ों से परे जाकर ये समझना कि ये क्षेत्रीय अंतर क्यों थे, सेक्स रेशियो क्यों अलग था, मोर्टेलिटी डिक्लाइन का टाइमिंग क्यों अलग था, मैरिज एज क्यों अलग थी। इसके लिए हमें डेमोग्राफी को सोशल इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से जोड़ने की जरूरत है। तो अब हम आंकड़ों को समाज से जोड़ रहे हैं। हाँ, सोच में एक बदलाव आया है। पहले अक्सर जनसंख्या को सामाजिक परिवर्तन में एक बाहरी एक्सोजीनियस फैक्टर माना जाता था, मतलब जनसंख्या बढ़ गई इसलिए समाज बदला। लेकिन अब ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि डेमोग्राफिक और सोशल वेरिएबल्स के बीच एक गहरा अंतर संबंध, एक क्लोज इंटर रिलेशनशिप है। जनसंख्या समाज को बदलती है और समाज भी जनसंख्या के पैटर्न को बदलता है। ये टू वे प्रोसेस है। लेकिन इस इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करने में क्या चैलेंजेस हैं? कुछ मेथोडोलॉजिकल दिक्कतें हैं। एक है स्टैटिक अप्रोच की समस्या, मतलब कुछ लोग वर्तमान फर्टिलिटी को समझाने के लिए ऐतिहासिक संरचनाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किनशिप सिस्टम्स या फीमेल ऑटोनॉमी, लेकिन वो मान लेते हैं कि ये संरचनाएं हमेशा से ऐसी ही थीं, अपरिवर्तनीय थीं। हमें हिस्टोरिकल कॉन्टिंजेंसी को पहचानना होगा। ये व्यवस्थाएं, ये संस्थाएं भी समय के साथ बदलती हैं, वो स्टैटिक नहीं है। दूसरी समस्या है यूनिवर्सल मॉडल अप्रोच की, मतलब एक ही सेट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जैसे कल्चर, लिटरेसी, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को अलग-अलग विविध ग्रुप्स वाले डेटा सेट पर लागू कर देना। इससे कंटेक्चुअल स्पेसिफिसिटी नजरअंदाज हो जाती है। हर क्षेत्र, हर समुदाय का अपना यूनिक संदर्भ होता है। तो फिर रास्ता क्या है? इन इंटर रिलेशंस को कैसे समझे? एक तरीका है कि हम ज्यादा न्यूआंस्ड मॉडल्स बनाएं जो क्षेत्रीय विविधताओं और सामाजिक संरचनाओं को ध्यान में रखें। यूनिट में एक इलस्ट्रेटिव मॉडल दिया गया है वेट वर्सेस ड्राई रीजन्स का। ये कोई कठोर विभाजन नहीं है, बस एक स्कीमेटिक तरीका है सोचने का। वेट वर्सेस ड्राई रीजन्स, ये क्या है? थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, 5A और 5B इसे इलस्ट्रेट करते हैं। वेट रीजन्स, गीले क्षेत्र, ये वो इलाके हैं जहां प्राकृतिक स्थितियां ज्यादा अनुकूल थीं, बारिश अच्छी होती थी या सिंचाई की सुविधा थी। ये आमतौर पर नॉन फैमीन क्षेत्र थे। यहां मोर्टेलिटी मध्यम मॉडरेट थी। इन वेट रीजन्स में भी दो तरह के उप प्रकार हो सकते हैं। टाइप आई, हाईली अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहां जमीन और संसाधनों का बंटवारा बहुत असमान था, जाति और वर्ग व्यवस्था बहुत कठोर थी। ऐसे समाजों में मैल्थुसियन प्रिवेंटिव चेक्स ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, जैसे अविवाहित महिलाओं का अनुपात ज्यादा होना या शादी की उम्र थोड़ी ज्यादा होना। शुरू में फर्टिलिटी शायद कम रही हो। यहां सामाजिक समानता के आंदोलन, सोशल इक्वालिटी मूवमेंट्स ज्यादा महत्वपूर्ण हुए। जब मोर्टेलिटी गिरी तो फर्टिलिटी बढ़ी, लेकिन यहां फर्टिलिटी ट्रांजिशन की शुरुआत पहले हुई, शायद दक्षिण भारत के कुछ हिस्से। टाइप 2, लेस अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहां संसाधन वितरण कम असमान था, सामाजिक संरचना कम कठोर थी। प्रिवेंटिव चेक्स कमजोर थे, अविवाहित महिलाएं कम, शादी की उम्र कम, फर्टिलिटी मध्यम से उच्च थी, सामाजिक समानता आंदोलन कम महत्वपूर्ण थे। मोर्टेलिटी गिरने पर फर्टिलिटी बढ़ी, फर्टिलिटी ट्रांजिशन की शुरुआत बाद में हुई, शायद पूर्वी भारत के कुछ हिस्से। अच्छा, ये वेट रीजन्स की बात हुई, अब ड्राई रीजन्स।
ड्राई रीजन्स, सूखे क्षेत्र। फिगर 5b, यहाँ प्राकृतिक स्थितियां प्रतिकूल थीं, बारिश अनिश्चित, सिंचाई कम। ये फैमिन प्रोन क्षेत्र थे। मोर्टालिटी बहुत हाई और वॉलेटाइल थी, उतार चढ़ाव वाली। यहां अक्सर भूमि का वितरण वेट रीजन्स की तुलना में कम असमान होता था। जाति वर्ग प्रोफाइल भी शायद कम कठोर थे। श्रम और वस्तुओं का सर्कुलेशन ज्यादातर स्थानीय स्तर पर ही होता था। यहां प्रिवेंटिव चेक्स कमजोर थे, लेकिन पॉजिटिव चेक मोर्टालिटी बहुत मजबूत था। हाई हिंदुइज्म का प्रभाव शायद कम था। फर्टिलिटी बहुत हाई थी, शायद हाई मोर्टालिटी के रिस्पॉन्स में। सामाजिक समानता आंदोलन कम महत्वपूर्ण थे। यहां मोर्टालिटी में गिरावट बाद में आई, अक्सर आजादी के बाद राज्य के हस्तक्षेप, स्वास्थ्य, शिक्षा, गर्भ निरोधक से। मोर्टालिटी गिरने पर भी फर्टिलिटी ऊंची बनी रही या बढ़ी। फर्टिलिटी ट्रांजिशन की शुरुआत बहुत बाद में हुई, शायद मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्से। ये वेट वर्सेस ड्राई मॉडल तो काफी इंसाइटफुल लग रहा है। ये दिखाता है कि कैसे एनवायरनमेंट और सोशल स्ट्रक्चर मिलकर डेमोग्राफिक आउटकम्स तय करते हैं। हाँ, कोर आइडिया यही है कि सामाजिक संबंध, संस्थाएं, शक्ति संरचनाएं जनसांख्यिकीय परिणामों को शेप करते हैं। हमें ट्रेंड्स, दीर्घकालिक रुझान और कंजंक्चर्स, खास ऐतिहासिक मौके, दोनों को बारीकी से देखना होगा। इसने कृषि की क्या भूमिका थी? आखिर ये एग्रेरियन सोसाइटी की बात है? एग्रीकल्चर भारत की पॉलिटिकल इकोनॉमी का सेंट्रल वेरिएबल था। एक दिलचस्प आंकड़ा है, अगर हम सभी फसलों की पैदावार देखें तो 1891 से 1946 के बीच वो जनसंख्या वृद्धि से आगे रही, सिर्फ 1936-1946 के दशक को छोड़कर। लेकिन अगर हम सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन देखें तो वो 1911-1921 के दशक से लेकर 1946 तक जनसंख्या वृद्धि से पीछे रह गया। और विडंबना देखिए, ये वही दौर था जब बड़े अकाल लगभग गायब हो गए थे। ये कैसे हुआ? अकाल में ही पड़े, पर खाद्यान्न उत्पादन आबादी से पीछे रह गया? हाँ, 1900 के बाद का कॉन्टेक्स्ट समझिए। बड़े अकाल कम हुए, लेकिन स्कार्सिटीज, प्राइस हाइक्स, एंडेमिक डिजीजेज और एपिडेमिक्स जारी रहीं। आर्थिक विकास का लाभ भी क्षेत्रों और वर्गों को बहुत असमान रूप से मिला। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ा। इसका असर वल्नरेबिलिटी पे कैसे पड़ा? कौन लोग ज्यादा जोखिम में थे? जिन क्षेत्रों में एग्रीकल्चरल कमर्शियलाइजेशन ज्यादा हुआ, वहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूमिहीन मजदूर, गरीब किसान, जो अपने भोजन के लिए बाजार पर निर्भर थे, वो तेज मूल्य वृद्धि के प्रति बहुत वल्नरेबल हो गए। दाम बढ़ते ही उनकी खरीदने की क्षमता खत्म हो जाती थी, जिससे अक्सर मोर्टेलिटी बढ़ जाती थी। यही वर्ग स्लम फैमिन्स के प्रति भी सबसे ज्यादा संवेदनशील था। स्लम फैमिन तब होता है जब कम बारिश के कारण खेती का काम घट जाता है, लोगों को मजदूरी नहीं मिलती और उनकी एंटाइटलमेंट, भोजन पाने का हक खत्म हो जाती है, भले ही बाजार में अनाज उपलब्ध हो। तो हाई मोर्टालिटी वाले क्षेत्र, जो अक्सर ड्राई रीजन्स थे, में क्या हुआ? वहां हाई फर्टिलिटी एक तरह का रिस्पॉन्स था। रिस्क इंश्योरिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे पारंपरिक कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम्स शायद कमजोर थे। बदलाव को बढ़ावा देने वाले कारक, शिक्षा, प्रवास, गैर कृषि रोजगार, समतावादी आंदोलन भी कम थे। नतीजा ये हुआ कि जब मोर्टालिटी गिरी देर से, तब भी फर्टिलिटी ऊंची बनी रही। आजादी के बाद राज्य का हस्तक्षेप भी इन इलाकों में सीमित पहुंच रखता था। और वेट रीजन्स में क्या अलग था? वेट रीजन्स अकाल से तो काफी हद तक सुरक्षित थे, लेकिन वहां तीव्र सामाजिक असमानताएं थीं। गरीब खेतीहर मजदूर और सीमांत किसान मूल्य वृद्धि के प्रति वल्नरेबल थे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर था। 1920 और 30 के दशक में इन क्षेत्रों में, खासकर दक्षिण और पश्चिम में, वर्ग और जाति समानता के लिए शक्तिशाली आंदोलन हुए। हालांकि इन आंदोलनों का सीधा मकसद डेमोग्राफिक आउटकम्स बदलना नहीं था, लेकिन उन्होंने पॉपुलर एम्पावरमेंट को बढ़ाया, गांव के स्तर पर पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया। इसका नतीजा ये हुआ कि इन क्षेत्रों की आबादी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाए गए हस्तक्षेप की मांग करने और उसका लाभ उठाने के लिए बेहतर स्थिति में थी। इसने मोर्टालिटी में लगातार गिरावट और फर्टिलिटी में गिरावट की अपेक्षाकृत पहली शुरुआत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दक्षिण भारत का केस स्टडी क्या बताता है? आपने पहले भी जिक्र किया था कि वहाँ पैटर्न अलग थे। हाँ, दक्षिण भारत का केस बहुत दिलचस्प है। वहाँ कम मृत्यु दर, ज्यादा महिला लिंगानुपात, मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा, कुछ हद तक कम प्रजनन क्षमता और थोड़ी ज्यादा विवाह आयु, ये सब फीचर्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन है। मतलब ये काफी पहले से मौजूद थे। ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हाल के वर्षों में भारत के कुछ हिस्सों में तेजी से फर्टिलिटी डिक्लाइन के डिटर्मिनेंट्स के रूप में फिर से खोजा गया है।
लेकिन ऐसा लगता है कि ये दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों की विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक संरचना से उत्पन्न होते हैं, जो औपनिवेशिक काल में ही प्रकट हो रहे थे। आज भी फर्टिलिटी और न्यूट्रियलिटी के स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में जो अंतर हैं, वो काफ़ी हद तक पुराने पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। जिन राज्यों और जिलों ने हाल में फर्टिलिटी में बड़ी कमी की है, वो अक्सर वही क्षेत्र हैं जो अतीत में भी रिलेटिवली कम फर्टिलिटी वाले थे और जिनकी अपनी खास सामाजिक आर्थिक संरचनाएं थीं। तो मतलब इतिहास की गहरी छाप है आज के डेमोग्राफिक पैटर्न्स पे। बिल्कुल। इन ट्रेंड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पर प्रकाश डालकर हम यही कहना चाहते हैं कि डेमोग्राफिक चेंजेस का अध्ययन करते समय हमें हिस्टोरिकली कंडीशन्ड और रीजनली वैरिंग स्ट्रक्चर्स, समय के साथ बनी और क्षेत्र विशिष्ट संरचनाएं और एजेंसी, लोगों की अपनी भूमिका, दोनों पर ध्यान देना होगा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि डेमोग्राफी सिर्फ आंकड़ों का अध्ययन नहीं है, ये समाज और इतिहास में गहराई से जुड़ी हुई है। बहुत ही विस्तृत और गहरा विश्लेषण। चलिए अब सेक्शन 14.6 पर आते हैं और इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समराइज करते हैं। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो अंग्रेजों द्वारा आयोजित दशकीय जनगणनाओं के आधार पर हम औपनिवेशिक काल के जनसांख्यिकीय इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। जैसा हमने देखा, इन आंकड़ों में समस्याएं हैं, अंडरकाउंटिंग, एज रिपोर्टिंग इश्यूज, कॉलोनियल बायस वगैरह। लेकिन अगर हम उनकी सावधानीपूर्वक व्याख्या करें और उनके कुछ पूर्वाग्रहों को ठीक करने की कोशिश करें, तो वे हमें आबादी के भीतर हुए परिवर्तनों की एक व्यापक तस्वीर दे सकते हैं। और मुख्य ट्रेंड क्या था? लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी स्पष्ट है। एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो 19वीं सदी के अंत से जनसंख्या लगातार बढ़ी। हालांकि रेट ऑफ ग्रोथ 1881 और 1921 के बीच गिरी और 1921 के बाद तेजी से बढ़ी। 1921 का ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। और ये वृद्धि इसलिए नहीं हुई कि फर्टिलिटी बढ़ गई थी, बल्कि इसलिए हुई कि मोर्टेलिटी में गिरावट आई, जबकि फर्टिलिटी ऊंची बनी रही। हमने इस वृद्धि के संभावित निर्धारकों पर भी बात की, पॉपुलर एक्सप्लेनेशंस और ऑल्टरनेटिव थ्योरीज। हाँ, हमने देखा कि मोर्टेलिटी डिक्लाइन के कारण जटिल थे, सिर्फ विकास या चिकित्सा प्रगति नहीं, और फर्टिलिटी ऊंची बनी रही, यूनिवर्सल अर्ली मैरिज और लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के कारण, साथ ही शायद हाई मोर्टेलिटी के रिस्पॉन्स के तौर पर भी। फिर हमने देखा कि अगर हम अपना ध्यान सामान्य अखिल भारतीय प्रवृत्तियों से हटाकर क्षेत्रीय पैटर्न पर केंद्रित करते हैं, तो हमें दिलचस्प भिन्नताएं मिलती हैं। इस यूनिट में इनमें से कुछ विरोधाभासों को देखा गया है और वेट और ड्राई क्षेत्रों के डेमोग्राफिक रिजीम्स के बीच एक व्यापक अंतर का सुझाव दिया गया है, जो सामाजिक आर्थिक संरचनाओं से जुड़ा था। बेहतरीन। तो अब वक्त है इस पूरे विश्लेषण के की टेकअवेज को जल्दी से दोहराने का, एक तरह से बुलेट स्टाइल ऑडियो सारांश। जरूर। पहला और सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे। पहला, औपनिवेशिक भारत की जनसंख्या 1921 तक धीमी गति से बढ़ी, उच्च मृत्यु दर के कारण। फिर मृत्यु दर में गिरावट और उच्च प्रजनन दर के कारण तेजी से बढ़ी। 1921 एक ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड है, इसे याद रखना है। दूसरा, स्रोत खासकर सेंसस और वाइटल स्टैटिस्टिक्स महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें कमियां हैं। अंडरकाउंटिंग, एज रिपोर्टिंग इश्यूज, इनकम्प्लीटनेस। उनका आलोचनात्मक विश्लेषण, क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है। औपनिवेशिक संदर्भ, कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट ने डेटा संग्रह को कैसे आकार दिया, कौन एपिडोराई के विचार, ये समझना अहम है। तीसरा, 1921 के बाद मृत्यु दर में गिरावट के कारण जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। ये सिर्फ प्रगति, कामकाल महामारी, चिकित्सा का नतीजा नहीं था, बल्कि संभवतः प्रतिरक्षा में बदलाव, इम्यूनिटी चेंजेस, वर्षा की स्थिरता, गुहा का तर्क, या पोषण में सुधार, ज़ुर्ब्रिक का तर्क से भी जुड़ा था। मल्टी कॉजल फिनोमिनन था। चौथा, प्रजनन क्षमता उच्च बनी रही। क्यों? लगभग सार्वभौमिक और शीघ्र विवाह, यूनिवर्सल अर्ली मैरिज, गर्भ निरोधक की कमी, लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, और संभवतः उच्च मृत्यु दर की प्रतिक्रिया, रिप्लेसमेंट हॉर्डिंग इफेक्ट के कारण वैवाहिकता पैटर्न में बहुत कम बदलाव आया। पांचवा, भारत की आयु संरचना लगातार युवा बनी रही, ब्रॉड बेस्ड पिरामिड। इसका मतलब था उच्च प्रजनन क्षमता का सबूत और जनसंख्या संवेग यानी फर्टिलिटी गिरने के बाद भी आबादी का बढ़ते रहना। छठा, लिंगानुपात ने समय के साथ महिलाओं की बढ़ती कमी, डेफिसिट ऑफ फीमेल्स दिखाई, जो कम महिला जीवन प्रत्याशा, लोअर फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी से जुड़ा था। हालांकि इसमें महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नताएं थीं, खासकर दक्षिण भारत में स्थिति अलग थी। सातवां, क्षेत्रीय भिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। सरल अखिल भारतीय रुझान विविध अनुभवों को छुपाते हैं।
वेट वर्सेस ड्राई जोन्स का मॉडल एक उदाहरण है कि कैसे सामाजिक आर्थिक संरचनाएं, ऐतिहासिक संदर्भ और परिस्थितिकी इकोलॉजी ने जनसांख्यिकीय के पैटर्न को गहराई से प्रभावित किया। दक्षिण भारत का विशिष्ट दीर्घकालिक पैटर्न इस लिहाज से खास ध्यान देने योग्य है। 8वां, एक चिंताजनक बात खाद्यान्न उत्पादन फूड ग्रेन आउटपुट 1911-1921 के बाद जनसंख्या वृद्धि से पीछे रह गया, इसके बावजूद के प्रमुख अकाल कम हो गए थे। ये भेद्यता, वल्नरेबिलिटी और एंटाइटलमेंट फेलियर के मुद्दों को उजागर करता है, खासकर कृषि के व्यवसायीकरण के संदर्भ में। ये थे मुख्य टेकअवेज। तो दोस्तों, ये था औपनिवेशिक भारत की जनसांख्यिकी और कृषि समाज पर हमारा विस्तृत विश्लेषण IGNO यूनिट 14 पर आधारित। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना वाकई बेहद जरूरी है कि आधुनिक भारत की जनसांख्यिकी चुनौतियों, सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, क्षेत्रीय असमानताओं की जड़ें कहाँ हैं। इतिहास को समझे बिना वर्तमान को समझना मुश्किल है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे डेमोग्राफी, समाज, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और यहाँ तक कि राजनीति भी आपस में जटिल रूप से जुड़े हुए थे। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इतिहास की, समाज की गहरी समझ का मामला है। मैं स्ट्रांगली इंकरेज करूंगी कि आप इस चर्चा को अगर जरूरत लगे तो दोबारा सुने। इसमें बहुत सारी बारीकियां, महत्वपूर्ण नाम किंग्सली डेविस, सुमित गुहा, बर्नार्ड कॉन, अपादुरा, इरा क्लाइन, जुरब्रिग, कॉन्सेप्ट्स, बैलेंसिंग इक्वेशन, नेचुरल फर्टिलिटी, प्रॉक्सिमेट नॉन प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स, मल्थ्यूजियन चेक्स, एज हीपिंग, वेट ड्राई रिजीम्स, पॉपुलेशन मोमेंटम, एंटाइटलमेंट फेलियर और महत्वपूर्ण तारीखें 1871, 72, 1921, 1931, 1941। इनको नोट करना फायदेमंद रहेगा। हाँ, और इसका फायदा सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल में ही नहीं, बल्कि UPSC मेंस की जनरल स्टडीज पेपर्स, समाज, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि निबंध में भी मिलेगा। ये आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज को समझने के लिए एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट प्रदान करता है। और सच कहूँ तो जीवन के लिए भी ये समझ मूल्यवान है। अपने आसपास की दुनिया, जनसंख्या की गतिशीलता को बेहतर तरीके से समझना। तो अगर आपको ये विश्लेषण, ये गहरी चर्चा पसंद आई तो सन लो UPSC YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और शेयर हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करते हैं। और हाँ, कमेंट्स में अपने विचार, अपने सवाल जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। फिर मिलेंगे अगले गहन अध्ययन में। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। जरा विचार कीजिएगा, औपनिवेशिक नीतियों, पर्यावरणीय कारक और सामाजिक संरचनाओं ने मिलकर भारत के अलग-अलग हिस्सों की जनसांख्यिकी किस्मत को कितना अलग बना दिया, और उस विरासत का, उस लेगेसी का आज हम पर, हमारे समाज पर, हमारी नीतियों पर क्या असर है। जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।